हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है टीच स्मार्ट। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और इसका पाठ 6 हम कर रहे थे। इसमें इस पाठ के हमने सारांश की बात की और पाठ का नाम था पार नजर के। और आज की इस वीडियो में इसी से संबंधित हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आज उसी से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। बिल्कुल छोटा सा उत्तर है, एक लाइन का, कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था। उसका परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी के अंदर रहता था। मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी पर रहता था। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी। पाठ के आधार पर लिखो। अब ऐसा क्या था कि छोटू को सुरंग में नहीं जाने दिया जा रहा था, जैसा हम देख रहे थे। तो हमें पाठ के आधार पर ही इसका उत्तर देना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पाठ में हमने पढ़ा था कि वहाँ जो छोटू के पिताजी थे वो एक सुरंग में काम किया करते थे और वो एक आई कार्ड लेके जाया करते थे, और उस आई कार्ड से वो बहुत ज़रूरी था उनके जाने के लिए जहाँ वो काम कर रहे थे। और अगर वो आई कार्ड नहीं होता तो उनकी एंट्री भी नहीं होती, वो जा नहीं पाते। तो क्या था वहाँ पे कि वो रास्ता जो था वो आम लोगों के लिए नहीं था। वहाँ पर सिर्फ वही लोग जाते थे जिनको जानकारी होती थी और जिनको यंत्र ठीक करने आते थे। और जगह जगह पर वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरास लगी थी, जो हम सुरक्षा के नियमों के हिसाब से हम उसको सही मानेंगे। तो देखते हैं उत्तर। इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं थी, यानी कि उसको मनाही थी, मना किया गया था। यहाँ केवल वही व्यक्ति जा सकता था जिसके पास या तो सिक्योरिटी पास हो, और वो छोटू के पास तो था ही नहीं। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र भी लगे हुए थे, कई यंत्र थे, और वहां केवल उन यंत्रों की देखभाल करने वाले लोग ही जा पाते थे। तो जिन लोगों को ये काम आता था सिर्फ वही लोग जाते थे। यही कारण था, इसी वजह से जो छोटू था उसको सुरंग में जाने की इजाजत नहीं मिल पा रही थी। तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। पिताजी उसे लेकर गए तो उसे कैसा लगा। वहां पर आपने देखा था पाठ में कि उसके पिताजी उसे जब लेकर गए थे, उसे कितनी इच्छा हो रही थी हर चीज को जानने की। हर चीज को वो बहुत ध्यान से देख रहा था, बहुत गौर से देख रहा था। और वहां पर जो कंसोल पैनल था वो आपने सुना था पाठ में कि छोटू ने उसके ऊपर क्या किया था, लाल रंग का बटन उस पर दबा दिया था। और क्योंकि वो जो लाल रंग का बटन था उसका ध्यान आकर्षित कर रहा था। अब ये वही कहानी हमने यहाँ लिखनी है कि उसने ऐसा क्या देखा था और क्या हरकत की थी। तो चलते हैं उत्तर में। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक उसको देखा उसने, ठीक है। और उस यान से उसने क्या देखा कि एक यांत्रिक हाथ जो है वो बाहर निकल रहा था, और हर पल उसकी जो लंबाई थी वो दिन ऐसी बढ़ती जा रही थी। मतलब पहले दूर था तो फिर वो धीरे धीरे पास आता जा रहा है, धीरे धीरे ऐसे। तो छोटू का ध्यान जो था वो उस हाथ की तरफ ही था, जो यांत्रिक हाथ बढ़ता जा रहा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने उसको देखा, फिर उसका ध्यान चला गया कंसोल पैनल की तरफ। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने सारांश किया कि एक ऐसा बोर्ड है जिसमें बहुत सारे स्विच लगे हैं, जहाँ से चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक डिवाइस की तरह ही है वो। तो उसे कंसोल पैनल कहते हैं। अब उसमें बहुत सारे बटन थे, और वहां पर लाल रंग का बटन जो लगा था वो क्या कर रहा था, छोटू को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, और वो अपनी इच्छा को रोक ही नहीं पाया। और फिर क्या हुआ, उसने उस लाल बटन को दबा दिया, और बटन दबाते ही क्या हुआ, जैसे ही लाल रंग का बटन दबा तो खतरे की घंटी बज उठी, सब तरफ सायरन बजने लगे। और अपनी इस गलती पर उसको क्या हुआ था, आपको पता होगा कि उसके पिताजी ने उसको एक थप्पड़ भी मारा था। तो उसने थप्पड़ भी खाया, और उसके बटन दबाने के बाद फिर उसके पिताजी ने वापस से उस बटन को उसी पोजीशन में वो लेकर आए जैसे वो पहले था, पहले वाली स्थिति में वापस लेके आए। और फिर क्या हुआ था, अंतरिक्ष यान की जो क्रमांक 1 का जो यांत्रिक हाथ जो था वो क्या हो गया था, बेकार हो गया था, क्योंकि छोटू ने इससे क्या की, छेड़खानी की थी। तो
यहाँ पर ये हरकत उसने की थी कि उसने बटन दबा दिया था और यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था। चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर अभी कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट हो गया, इसे लिखो। अब हमने कहानी में जाना था कि जो आम जीवन था वो कभी वहां पर पॉसिबल था, कभी ऐसे लोग रहते थे, लेकिन अब नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इसका उत्तर है कि एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे और ये पुरखे बगैर किसी यंत्र की मदद के, उनको यंत्र नहीं चाहिए, उन्हें टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं चाहिए था, बिना किसी खास किस्म की पोशाक के बिना ही वो रहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो वातावरण था वो बदलने लगा। जब उसमें बदलाव आने लगे तो धरती पर रहने वाले काफी सारे जो जीव थे, बहुत तरह के, वो धीरे धीरे एक के बाद एक वो मरने लग गए। और इसका कारण क्या माना गया? इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था, कि जो ये सारे बदलाव हुए वो सूर्य की वजह से हुए, और सूर्य में परिवर्तन होते ही जो प्राकृतिक संतुलन था वो बिगड़ गया। संतुलन आप समझ रहे होंगे, हम जैसे इंग्लिश में बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हैं बैलेंस, इसे बैलेंस कर दो। तो वो संतुलन जो था वो सूर्य की वजह से बिगड़ा, और जिस वजह से जो आम जनजीवन था उस पर प्रभाव पड़ा, इसलिए ये सारे बदलाव हुए। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके अगले प्रश्न पर। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था? तो हमें और क्यों भेजा था ये बताना है कि अंतरिक्ष यान किसने भेजा और क्यों, इसके पीछे क्या कारण थे। तो चलिए चलते हैं इसके उत्तर पर। इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक वैज्ञानिक संस्था, जिसका नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और हम बहुत बार इसे हम न्यूज में सुनते रहते हैं, और वो नाम है नासा। तो नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, NASA, इसने भेजा था। तो ये जो वैज्ञानिक संस्था है, इसने इस यान को भेजा और इसका नाम क्या था? इस यान का नाम रखा गया था वाइकिंग। और पृथ्वी के वैज्ञानिक जो थे उनके अंदर एक इच्छा थी, जैसे छोटू के मन में इच्छा थी ये जानने की कि उसके पिताजी क्या करते हैं, ऐसे ही हमारे वैज्ञानिक भी जानना चाहते थे कि जो मंगल ग्रह की मिट्टी है हम उसका अध्ययन करके पता लगाना चाहते हैं कि क्या जैसा जीवन धरती पर संभव है, क्या ऐसा ही कुछ वहां पर है, क्या इस तरह का कुछ हमें वहां पर कोई सबूत, कोई प्रमाण कुछ मिलेगा जिससे पता चल सके, ये जानकारी हासिल की जा सके कि पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं है। बहुत सारी जानकारी वो जानना चाहते थे, और इसी उद्देश्य से नासा ने क्या किया, अंतरिक्ष यान को भेजा था। अब आपको पता चल गया, अंतरिक्ष यान जो भेजा गया उसका नाम वाइकिंग था और इसको भेजने वाले थे नासा। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम इसके अगले प्रश्न। तो प्रश्न कहता है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? अजनबी कौन है? वही खतरा जिसको उन लोगों ने महसूस किया था, जिसको छोटू के पापा महसूस कर रहे थे कि वो खतरा हमारी तरफ लगातार बढ़ता आ रहा था। तो यहाँ पर जो नंबर 1, 2, 3 है, इन लोगों को इनको ये बताया गया कि हमें इस समस्या से कैसे बाहर निकलना है, तो सब अपने अपने सुझाव दो। तो नंबर 1 ने क्या कहा? नंबर 1 ने कहा कि इस अजनबी यान में केवल यंत्र है, इसको हमें स्पेस में, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम इसको स्पेस में ही खत्म कर देंगे, ये नष्ट हो जाएगा, मगर फिर भी कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। और नंबर 2 पर थे वैज्ञानिक, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें उन यानों को बेकार नहीं करना चाहिए, हमें उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचानी है, उसे ऐसे ही रहने देना है। उनका विचार था कि यदि उन्हें बेकार कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, दूसरे ग्रह के लोग जो है वो हमारे बारे में जान जाएंगे, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनका सिर्फ अवलोकन करना चाहिए, हमें देखते रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, महोदय से प्रार्थना की और ये कहा कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए कि जिससे अन्य ग्रह वालों को ये ना लगे कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में उन्हें जानना चाहिए और जिससे उन्हें कोई लाभ हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी उनको नहीं दिखाई दे, इसलिए हम उसको नुकसान ना पहुंचाएं। और नंबर 3 के जो नंबर 3 पर थे वो थे अध्यक्षों ने क्या किया, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी, दायित्व उनका था कि उनको सामाजिक व्यवस्था का देखभाल करना था।
तो उन्होंने उन्होंने अपनी राय ये दी कि जहाँ तक हो सकता है हमें अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को छुपाए रखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह से रखना चाहिए कि हम ऐसी गलतफहमी पैदा करें कि वो लोग ये सोचे कि धरती पर ऐसा कुछ महत्वपूर्ण है ही नहीं जिससे वो लाभ उठा सकते हैं। और क्या होगा, अस्तित्व को छुपा के रखेंगे तो ना तो उनको नुकसान होगा और अपना अस्तित्व भी बच गया और उन्होंने कोई जानकारी भी नहीं दी। तो इस तरह से नंबर 1, नंबर 2 और 3 ने अपने अपने हिसाब से अपनी सलाह दी और उन्होंने अपने अपने कारण भी बताए कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। चलिए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पे। इसका अगला प्रश्न जो है वो काफी दिलचस्प है। देखते हैं। पहला, इसमें 4 ऑप्शन दिए हमें। पहला ऑप्शन है क दिलीप एम साल्वी, ख जयंत विष्णु नार्लिकर, ग आइजैक एसिमोव और उसके बाद घ है आर्थर क्लार्क। अब ये 4 लोगों के जो इन्होंने नाम दिए हैं, लिखा है कि ऊपर दिए गए लेखकों को अंतरिक्ष संबंधी कहानियां इकट्ठी करके, जो जितने भी लेखक हैं इनकी कहानियों को इकट्ठा करना है जो इन्होंने अंतरिक्ष से संबंधित लिखी है, और उसको इकट्ठा करके फिर एक दूसरे को आपने सुनानी है। इन कहानियों में क्या कल्पना है और सच क्या है, इसे समझने की आपको कोशिश करनी है। कुछ ऐसी कहानियां छांट कर निकालनी है जो आगे चलकर सचमुच में, हकीकत में हमने देखी या वो सच साबित हुई। तो उत्तर क्या है कि जितने भी ऊपर लेखक दिए गए हैं उन लेखकों की संबंधित कहानियों के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना पड़ेगा लाइब्रेरी में। उसके लिए आपको एफर्ट्स करने हैं, आपको ही लाइब्रेरी में जाकर इन सब की जो किताबें लिखी हुई उनको ढूंढना है, उस आपको जानने का प्रयास करना है और उसके बाद ये देखना है कि कितनी सच थी, इसमें क्या कहा, कौन कौन सी कहानियां सच हुई, या फिर आज के अगर तारीख में मैं कहूँ, जैसे आप स्कूल नहीं जा पा रहे, आप लाइब्रेरी नहीं देख पाओगे, तो आप इस समय में इंटरनेट के ऊपर भी पढ़ सकते हो, जहाँ पर आपको इन लेखकों के द्वारा लिखी हुई कहानियां भी मिल जाएंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर ऐसी कहानियां सर्च करेंगे, जरूर ऐसी कहानियां ढूंढेंगे, उन्हें पढ़ेंगे और बताएंगे। चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द सोचो। अजनबी, आपने ये शब्द कभी ना कभी सुना होगा। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है, कोई जगह या कोई शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात कभी किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? आप याद करो, जब आप पहली बार स्कूल गए तो आपको कैसा लगा? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ, तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ आपका? और इस पर सोचना है, आपको सोचकर कुछ लिखना है। तो अभी आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर एक उत्तर दिया गया है, लेकिन आप इसे अपने अनुभव में जरूर लिखें कि आपको कैसा लगा था। तो चलिए देखते हैं क्या है उत्तर। हाँ, नए विद्यालय में हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जिसे मैं नहीं जानता था, बिल्कुल पहले कभी मिले ही नहीं। फिर बातचीत करके हमने एक दूसरे के विषय में जाना, समझा और हमारा अजनबीपन खत्म हो गया। जब एक दूसरे के बारे में जाना तो पता चला, धीरे धीरे जान पहचान, नाम का पता चला, कक्षा का पता चला, तो अजनबीपन क्या हुआ, धीरे धीरे दूर होने लगा और वो फिर खत्म हो गया। नए विद्यालय का पहला अनुभव बहुत अच्छा था। लगभग सभी का पहला अनुभव बहुत अच्छा होता है, पर आपका कैसा रहा आप जरूर लिखिएगा। मैं भी किसी छात्र या अध्यापक से परिचित नहीं था, जैसे हमें भी नहीं पता होता, हम पहली बार जाते हैं। मैंने अपने ही आयु के एक लड़के से बातचीत करके इस अजनबीपन को दूर किया। पहली बार अपनी क्लास में एडमिशन लिया तो बहुत सारे अनजान लोगों से मुलाकात हुई, तो किसी अजनबी से, किसी अननोन जिसको हम नहीं जानते थे, उससे बात की और अपना अजनबीपन दूर कर लिया। तब उस मित्र ने कक्षा में छात्रों से भी मेरा परिचय कराया, उसने दूसरे बच्चों से भी मिलवाया और मेरा अजनबीपन दूर हो गया। इस प्रकार जब हम धीरे धीरे रोज उनसे मिलने लगे तो क्या हुआ, हम एक दूसरे के करीब आते गए और हमारी जान पहचान होने लगी और भी ज्यादा बढ़ने लगी और हमारा परिचय बढ़ता है और फिर कुछ अनजाना नहीं लगता है। ये तो था उदाहरण के लिए उत्तर, लेकिन आपके साथ कैसा रहा वो आप जरूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा आपका पहला अनुभव कैसा रहा। या फिर जो बच्चे इस अभी लॉकडाउन के टाइम स्कूल सारे बंद हो गए, हम लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब स्कूल ओपन होंगे आप फिर आएंगे तो वो अनुभव भी आप जरूर याद रखिएगा।
क्योंकि वो आपको उत्तर लिखने के काम आएगा। इसी के साथ ही हमारा आज का ये चैप्टर भी फिनिश हुआ। हमने आज पार्ट 6 के प्रश्न उत्तर, जिसका नाम था पार नजर के, हमने खत्म कर दिया है। और इसके बाद हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप इन प्रश्न उत्तरों को बार बार इसको फिर से देखें, फिर से समझें, और अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अगली बार फिर से आपके साथ चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।